हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वुड एंड सीरीज का फर्स्ट पार्ट। इसके बाकी पार्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वुड-टैंग मरकर एक बार फिर जिंदा हो गया था और उसकी सोल एवर नाम के एक गुलाम में आ जाती है। यहाँ वो एबो की फियांसे 22 दिन पर है, लेकिन मैन में वो लोग पकड़े जाते हैं और सोल्जर्स उन्हें बंदी बनाकर एक माइन में आते हैं। जहाँ उन्हें पिंजों से बाहर निकाला जाता है। वो एक सोल्जर बताता है कि अब तुम्हारे सामने लॉर्ड ल्यूजिंग आने वाले हैं, जो इस नॉर्दर्न माइन के मास्टर हैं। जमते ही ल्यूजिंग बाहर जाता है, जिसमें हाथ में अपने बेटे को पकड़ा हुआ है। वो उन सबका माइन में स्वागत करता है और कहता है कि आज से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि जो भी तुमने यहाँ के बारे में सुना है वो सब चुप है और लोग यहाँ काम करके बहुत खुश रहते हैं। वो बताता है कि लोग यहाँ मेरी बहुत इज्जत करते हैं और अगर तुम भी ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगा। लेकिन साथ ही साथ वो उन्हें वार्न भी करता है कि ये माइंस खुद बेवता चलाते हैं और हमें हर हार में उन्हें खुश रखना होगा। वो गैन पर यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता है कि फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता। आगे वो उन्हें माइंस के अंदर ले जाते हैं, जहाँ सभी को जज्दर अमगार से एक निशान दिया जा रहा है और जो कोई भी इसका विरोध करता है सोल्जर्स उसे मार डालते हैं। वू-टैंग और बाई के हाथ पर भी स्टैंप लग जाती है और बाई पूछती है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वू-टैंग कहता है कि हम उनके लिए बस जानवर हैं और लीजिंग को देखते ही मैं समझ गया था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अंदर उन्हें पता चलता है कि ये माइन बहुत बड़ी है और हजारों लोग उनके अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। वू-टैंग सोचता है कि आखिर मैं ये सब कैसे सह पाऊंगा और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी लाइफ यही बर्बाद हो जाए। तभी एक लाओ नाम का आदमी उन्हें अपने पास बुलाता है और बताता है कि मैं यहाँ सेकंड होने में तुम्हारी मदद करूंगा। पता चलता है कि वो भी एक गुलाम ही है, लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद लिजिंग ने उसे कैप्टन बना दिया है। लाओ ने एक बड़े सी पैर दिखाता है और कहता है कि इसी की आवाज से यहाँ सारे काम होते हैं, जैसे माइनिंग, बीनल और हेस्ट। वो उन्हें रूस को अच्छे से फॉलो करने को कहता है और बताता है कि इसी से तुम लिजिंग को इम्प्रेस कर सकते हो। आप ही हम उन्हें माइनिंग करते हुए देखते हैं और वू-टैंग सोचता है कि आखिर इस रेड क्रिस्टल में क्या खास है जो देवता इसके लिए हमें इतना परेशान करते हैं। तभी वो पिंजरे वाले अंदर का वू-टैंग को उकसाने की कोशिश करता है और कहता है कि अपनी वाइफ से काम करा दे तो शर्म आनी चाहिए और देखो वो फिर भी कमजोर लग रही है। वू-टैंग उसे इसका जवाब देने की सोचता है, लेकिन बाई उसे रोक लेती है और कहती है कि वो ये काम अपनी मर्जी से कर रही है और ये कमजोरी तो बस गूक के कारण है। वू-टैंग नोटिस करता है कि कोई छुप कर उन्हें फॉलो कर रहा है और ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी खाने की बेल बज जाती है और वू-टैंग बाई को लेकर खाने की ओर चला जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, लेकिन जैसे तैसे करके वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लाओ उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है और कहता है कि अभी तुम्हारे खाने का टाइम नहीं हुआ है। लाओ बताता है कि रूई के हिसाब से तुमने अभी उतनी मेहनत नहीं की है और जब तक बाकी लोग खाना ना खा ले तुम्हें यही वेट करना होगा। वो उन्हें पीछे नए लोगों के साथ खड़ा कर देता है और वू-टैंग देखता है कि इस तरह तो उनकी ये कुछ नहीं बचेगा। वो गुस्से में खाने की ओर जाने लगता है, लेकिन लाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। वू-टैंग उसे बहुत बुरा भला बोलता है और कहता है कि लीजिंग हमें डॉग्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। ये सुनकर लाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक लोड से वू-टैंग पर अटैक करता है। वो उसे इसके लिए माफी मांगने को कहता है, लेकिन वू-टैंग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और लाओ उसे सबक सिखाने के लिए बहुत मारता है। बाई उसे बचाने आती है और लाओ से उसे माफ करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लाओ उस पर भी कोई रहम नहीं दिखाता और उसके बाद से बाई पूरी तरह घायल हो जाती है। तभी एक सीनियर वहाँ आकर लाओ को रोक लेता है और कहता है कि सजा देने का हक सिर्फ लिजिंग को है। लाओ उससे माफी मांगता है और वहाँ करे बाकी गुलामों को अपने काम पर जाने को कहता है। फिर वो वू-टैंग को आधे से सावधान रहने को कहता है और वू-टैंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वो देखता है कि बाई की हालत बहुत खराब है और उसे जल्द ही किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। वो पास करे एक सोल्जर से अपनी मदद करने को कहता है और बताता है कि बिना इलाज के बाई मर जाएगी। सोल्जर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन सब का जिम्मेदार वू-टैंग को ही बताता है और कहता है कि हमें सिर्फ काम से मतलब है। फिर वू-टैंग बाई को लेकर दूसरे लोगों से मदद मांगता है, लेकिन वहाँ कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता और इससे उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है।
तभी एक आवाज उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वूगैन देखता है कि छत से एक बूढ़ा आदमी लटक रहा है जो देखने में किसी मॉन्स्टर के जैसा है। वो आदमी कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, पर जैसी चोट इस लड़की को लगी है जो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वूगैन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, और वो आदमी बताता है कि तुम मुझे ओल्ड मैन बुला सकते हो और मैं हूँ जो इस लड़की की मदद कर सकता हूँ। वूगैन उसे जल्दी करने को कहता है, लेकिन वो आदमी उसके सामने एक शर्त रखता है कि टाइम आने पर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, और बिना कुछ सोचे समझे वूगैन उसे प्रॉमिस कर देता है। तब वो आदमी उसे पोटली देता है और कहता है कि इसमें से रोज एक गोली तुम्हें इस लड़की को देनी होगी और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वूगैन देखता है कि उसमें रेड कलर की पिंस है और वो सोच में पंचाता है कि क्या उसे बाइक को ये बीमी चाहिए। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और वूगैन उसकी बात मानकर बाइक को वो फिर खिला देता है। दवाई अंदर जाते ही बाइक के शरीर में हलचल होने लगती है, और इससे पहले कि वूगैन उस आदमी को फैंस कर पाए वो वहां से कहीं गायब हो जाता है। वूगैन को यह थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कि आखिर वह ऐसे क्यों चला गया। उसे याद आता है कि उसके हाथ पर भी माइन वाला निशान था, लेकिन देखने में वो एक गुलाम जैसा बिल्कुल नहीं था। फिर वो उस पोटली को अपने पास रख लेता है और बाइक को लेकर वापस जाने लगता है। जहाँ उसे अपने और बाइक के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नजर आता है, और वो ठान लेता है कि मैं इस पथाव कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि कैसे बेटे पे वो एक प्रिंस से गुलाम बन गया, और उसके पेरेंट्स ने उसे वार्न किया था कि उसका आने वाला टाइम बहुत मुश्किल और बड़ा होगा। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करने वाला है, लेकिन वो खुद से प्रॉमिस करता है कि मैं मुश्किलों के सामने गुट में नहीं फेंकूंगा। यही सोचता हुआ वो वापस माइंड में आता है जहाँ उसके बाप के साथ ही काम कर रहे हैं। यहाँ वो लड़का कहता है कि हमें तुम्हारी चिंता होने लगी थी, और वो गैंग बताता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और बाइक को बस थोड़ी आराम की जरूरत है। वो बाइक को साइड में बिठा देता है और कहता है कि खाना पाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। फिर वो अंधाधुंध माइनिंग करने लगता है, और उसके साथी भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जल्दी ही रात की पैन पड़ जाती है और सारे पुनाव अपना काम छोड़कर सोने चले जाते हैं। रात को उस लड़के की अचानक आंख खुल जाती है और वो देखता है कि बाई और वूगैन के बेड खाली पड़े हैं। वो ये बात अपने साथी को भी बताता है, और कभी वो बेड पे है कि माइंड से काम करने की आवाज आ रही है। पता चलता है कि वूगैन तब से बिना रुके काम कर रहा है, क्योंकि उसे अपने साथ साथ बाइक का पोटा भी पूरा करना है। वो लड़का भी अपने दोस्त के साथ उसकी मदद करने आता है और कहता है कि हम तीनों मिलकर बाइक के हिस्से का काम जल्दी पूरा कर सकते हैं। वूगैन को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि अगर हमें साफ रहना है तो एक दूसरे को हाथ बटाना होगा, और इसी को दोस्ती कहते हैं। आगे वो बताता है कि मेरा नाम जियांग है और यू मेरा दोस्त आशी है, और हम दोनों के पिता इसी माइन में कहीं गायब हो गए थे। फिर वो वूगैन से उसके बारे में पूछता है, और वूगैन बताता है कि मैं एक कारपेंटर का बेटा हूँ। जियांग उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वूगैन नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग है, और इसी वजह से उसे यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। आधे डिनर टाइम पर वूगैन लाओ को ढेर सारे ब्लड क्रिस्टल देता है, और इस बार उसे खाना भी मिल जाता है। इसी तरह वो अपना रूटीन फॉलो करने लगता है और एक दीवार पर निशान लगाता है ताकि माइंड में बिताए दिनों का हिसाब रख सके। उसकी बहुत कोशिशों के बाद फाइनली बाइक को होश आ जाता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।